के लिए और क्लाइंट्स को लिमिट दे देते थे। अब 1 दिसंबर से क्या होगा, 1 दिसंबर से जो नियम बदलेगा वो नियम ये है कि अगर आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट इंट्राडे में जो आपने हाईएस्ट एक्सपोजर लिया, देखिए हाईएस्ट एक्सपोजर तो एक ही बार होता है, पीक तो एक ही बार बनता है, समझिए आपने दिन के दौरान हाईएस्ट एक्सपोजर 10 लाख रुपए लिया, उस 10 लाख रुपए पे मार्जिन की रिक्वायरमेंट आई 2 लाख रुपए। मैं एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। अब इस 2 लाख रुपए की मार्जिन रिक्वायरमेंट में 1 दिसंबर से जो नियम बन रहा है वो ये कि मिनिमम 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 कम से कम 25% क्लाइंट का होना चाहिए, 75% ब्रोकर फंड कर सकता है। यानी कि 50,000 रुपए का मार्जिन तो आपको देना ही देना होगा। तो अब ब्रोकर क्या करेगा, आप जितना मार्जिन दोगे उसके हिसाब से वो 75% अपना गिन लेगा। समझिए आपने 50,000 मार्जिन दिया, ब्रोकर का 50,000 आपका मार्जिन हो गया, 75,000 मेरा हो गया। समझो 20% अगर उसका मार्जिन है, अलग अलग शेयर का अलग अलग इंडेक्स का मार्जिन अलग होगा, लेकिन मैं एक आपको कैलकुलेशन के पर्पज से बता रहा हूँ कि समझिए आपने 50,000 दिए, बाकी 1.5 लाख रुपए ब्रोकर ने अपनी तरफ से लगा दिए, 2 लाख रुपए आपका मार्जिन हो गया और उस 2 लाख रुपए के सामने आपको लिमिट मिलेगी। तो अब 1 दिसंबर से इंट्राडे में आपकी ट्रेडिंग के हाथ बनेंगे, क्योंकि पीक मार्जिन है। ये जो हाईएस्ट एक्सपोजर लिया उसका 25%, समझिए आपने 50,000 दिए और आपने 10 लाख की लिमिट ली, लेकिन अगर आपने दिन के दौरान 5 ही लाख का एक्सपोजर लिया तो भी आपका तो मार्जिन उतना ही लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्लियर कट है, आप मैक्सिमम वहां तक जा सकते हैं जो आपने 25% मार्जिन दिया उसके हिसाब से। तो अब इंट्राडे में ब्रोकर्स आपको उतनी लिमिट नहीं दे पाएंगे, और मेरी सारे जो ट्रेडर्स हैं उनसे दरख्वास्त है, प्लीज़ इन नियमों को अच्छे से समझ लें। ब्रोकर से, उनके फ्रेंचाइजी से, उनके ब्रांच ऑफिसर से झगड़ा न करें। ब्रोकर हमेशा ये चाहेगा उनके क्लाइंट ट्रेड करें रिस्क के साथ, मार्जिनिंग सिस्टम के साथ, लेकिन जब मार्जिनिंग सिस्टम नए होते हैं, बदलते हैं, तो उन्हें उन नियमों को पालन करना, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो एनएससी, बीएससी या सेबी को जाकर कहे नहीं नहीं ये हमारे क्लाइंट नहीं मान रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो आपको ये मानना और समझना पड़ेगा कि नए मार्जिनिंग सिस्टम में अब आपको डे ट्रेड में पोजीशंस कम लेने का ब्रोकर्स फोर्स करेंगे या लिमिट नहीं देंगे, और उसके लिए झगड़ा न करें। बेहतर ये है आप ज़्यादा मार्जिन रखें और उसके हिसाब से आप आगे का अपना प्लान करें, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये दो चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी। तो 1 दिसंबर से जो बदलने जा रहा है वो ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब होगा ये और ये दोनों पे लागू होगा दीप, कैश मार्केट के स्टॉक्स पे भी और एफएनओ स्टॉक्स पे भी। अगर समझिए आप निफ्टी ट्रेड करते हैं, दिन के दौरान आपका हाईएस्ट ट्रेड निफ्टी का 10 लोट का होता है, ठीक है, तो आपको 10 लोट जितना का जो मार्जिन बनता है उस मार्जिन का 25% तो ब्रोकर के पास रखना ही पड़ेगा। और एक और चीज बता दूं, ये 25% शुरुआत है, ये 25% शुरुआत है। धीरे धीरे 1 दिसंबर के बाद, अभी तो ये लागू हो रहा है, उसके बाद धीमे धीमे ये ब्रोकर का हिस्सा घटता जाएगा, क्लाइंट का हिस्सा बढ़ता जाएगा। अभी तो सेबी ये कह रही कि जितना मार्जिन है उसका 25% क्लाइंट दे दे तब भी चलेगा, लेकिन अल्टीमेटली होगा ये कि ब्रोकर की जो मार्जिन फंडिंग और मार्जिन फाइनेंसिंग का तरीका है क्लाइंट्स को देने का, और उसके बेसिस पे जो वो इंट्राडे पोजीशन देते हैं वो धीमे धीमे कम होने वाला है। इरादा सेबी का साफ है कि जो लोग ट्रेड कर रहे हैं वही मार्जिन भरे बजाय ब्रोकर बनने के। इस थ्योरी पर सेबी चल रही ताकि आपकी रिस्क आपको पता हो, आपके पास पैसे हों तो आप ट्रेड करें। अब इसका असर डेफिनेटली इसमें होगा कि इंट्राडे में लिक्विडिटी कम होगी, शेयरों में वॉल्यूम थोड़े से कम होंगे, वो कैश में भी होंगे, फ्यूचर्स में भी होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। तो दोनों चीज़ें अलग अलग है, पीक मार्जिनिंग वाला सिस्टम अलग है, और जो मार्च के महीने में एडिशनल मार्जिन लगा था वो कम हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि 1 सितंबर का जो रूल था कि आपको मार्जिन देना भी होगा, ब्रोकर को उसकी रिपोर्ट भी करनी होगी, और अगर ये दोनों नहीं हुआ तो उस पर जो पेनल्टी लगने का सिलसिला है वो अभी भी जारी रहेगा। इसको अच्छे से समझ लीजिए। जी दीप। बिल्कुल, तो ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं जो आपको समझनी ज़रूरी हैं। जो मार्च में चेंजेस आए थे उनका क्या इम्पैक्ट है, सितंबर में जो है वहाँ पर चेंज नहीं होगा, और जो ये दिसंबर से नए रूल्स आ रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट है। तो सर, एक मार्केट के लिहाज से सवाल जो बनता है कि मार्च में जब ये मार्जिन्स के रूल पहली बार आए थे, बढ़ाकर जब आए थे, तो हमने देखा कि मार्केट उस समय बॉटम आउट हो गई, लगभग उसी डेट के आसपास मार्केट बॉटम आउट हो गई। अब जो ये नए रूल्स हैं और थोड़ी रिलैक्सेशंस आई हैं मार्च वाले रूल्स के, क्या अब ये माने कि मार्केट यहाँ पर पीक दिखा रही है? काश ऐसा होता। वैसे कोरिलेशन परफेक्ट है दीप। मैं सोच भी रहा था इस बात को कि जहाँ मतलब एकदम बॉटम था मार्केट, वहाँ पर मार्जिन बढ़ा,
जहाँ टॉप है वहाँ पर मार्जिन घट रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक तरफ आप देखें, जब मार्केट बॉटम पर था तो बहुत रिस्क थी और इसलिए लोग कम ट्रेड करें, कम एक्सपोजर ले पाए, मार्जिन बढ़ा दीजिए। अब मार्केट टॉप पर है तो इसका मतलब रिस्क नहीं है या बहुत कम है, आराम से इनको ट्रेड करने दीजिए। बट होता एक्चुअली उल्टा है। कायदे से लोगों को ट्रेड ट्रेड छोड़ दीजिए। कम से कम इन्वेस्ट करने का और खरीदने का मौका तब था जब मार्केट बॉटम पर था, और शायद बेचने का मौका, अब ये बॉटम, ये टॉप है या नहीं ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ हम टॉप पे हैं ये तो हमें पता है कि अब तक के टॉप पे चल रहे हैं। और तब मार्जिनिंग सिस्टम अगर रिलैक्सेशन आते हैं तो इसका मतलब क्लियर कट है, लोगों को ज़्यादा मौका ट्रेड करने का या इन्वेस्ट करने का मिलेगा उतने ही मार्जिन पर। तो दोनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब लेकिन हाँ, बात यही है दीप कि ये टेक्निकल और ऑपरेशनल रूल्स हैं। आप इनके बेसिस पर बाय या सेल का डिसीजन नहीं लेते और इनके बेसिस पर बाजार का डायरेक्शन नहीं निकालते, लेकिन कोरिलेशन कोरिलेशन पक्का निकाल सकते हैं। डायरेक्शन भले ही निकाले ना निकाले, कोरिलेशन तो 100% है कि जब मार्केट बॉटम पर होता है मार्जिन्स बढ़ते हैं। कोरिलेशन 100% है, जब मार्जिन टॉप पर, मार्केट टॉप पर जाता है मार्जिन रिलैक्स होते हैं। ये मार्च और अभी पहली और आखिरी बार नहीं हो रहा है, पहले भी कई बार हुआ है, आगे भी कई बार होगा। आप उसको अब उससे अगर आप, मैं ये कह दूंगा हाँ ये परफेक्ट है तो लोगों को लगेगा आज ही टॉप बन गया, या उसी वक्त। ये एक दिन में नहीं होता, लेकिन ये आपको डायरेक्शन देता है, एक डायरेक्शन बाकी दूसरे डायरेक्शन के बीच में, कि हाँ ये मार्जिनिंग सिस्टम में जो रूल्स चेंज होते हैं जब रिस्क बहुत ज़्यादा होती है, या लगती, कम से कम हमें लगती पर से। आज जो इन्वेस्टर है उन्हें तो उस समय रिस्क कम लगती थी, आज ज़्यादा लग रही है। लेकिन बात वही है कि उस समय परसीव्ड रिस्क जो लोगों का लगता था कि भाई मार्केट तो बंद ही हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सब कुछ ही हो जाएगा, वो मार्च का महीना था, तब मार्जिन बढ़ गए। और अब जब लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, 13,000 क्या हम 30,000 भी होंगे निफ्टी पे, तब मार्जिन घट रहे हैं। ये एक सिस्टम है, अब हमें इस सिस्टम के साथ चलना है, सिंपल। बिल्कुल अनिल जी, तो देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट होगा और समझना क्या चाहिए। बट ये जो रूल्स की क्लैरिफिकेशन है ये बहुत अहम है जो अनिल जी ने आपको दी है। सर दूसरी बड़ी खबर, लक्ष्मी विलास बैंक, एक हफ्ते में सर हमने देखा कि पूरा का पूरा रेजोल्यूशन हो गया। कल से अब ये डीबीएस बैंक इंडिया रीनेम हो जाएगा, कस्टमर्स की लिमिट्स भी चली जाएंगी, तो कस्टमर्स के लिए तो बड़ी राहत आ गई है सर। पर जो शेयर होल्डर्स हैं, आज से ट्रेडिंग सस्पेंड हो गई और कल जो ये हमने बिना मतलब के 5% का सर्किट देखा था ऊपर की तरफ, उनका क्या हुआ सर? उन शूरवीरों और बहादुरों का सम्मान करना चाहिए जो लाइन में लगकर शेयर खरीद रहे थे कल। और कल इसीलिए जब आपने दोपहर में पूछा भी ये स्कीम का अप्रूवल कैबिनेट से आया, तो मैंने कहा कि मेरी समझ के तो बाहर है। जो लोग खरीद रहे हो हमसे ज़्यादा समझदार है या उन्हें कुछ पता होगा, मुझे नहीं पता क्या है। लेकिन पॉइंट यही है दीप कि जब आरबीआई का सर्कुलर आपको साफ साफ कह रहा है कि जिस दिन मर्जर एप्लीकेबल हो जाएगा उस दिन से ये शेयर ट्रेड करना खत्म है। अब मुझे बताओ किसको ये नहीं पता था? ये उसमें साफ साफ लिखा है सर्कुलर में कि जैसे ही मर्जर अप्रूव होगा, क्या हुआ है वो बताता हूं, जो अच्छा हुआ है जिसकी वजह से लोग फंसे। अच्छा क्या हुआ है? किसी ने ये नहीं सोचा कि एलवीबी को आप मोरेटोरियम में डालेंगे और मोरेटोरियम में डालते ही आधा घंटे बाद आपका एक डीबीएस आ जाएगा जो उसको टेक ओवर कर रहा है, उसके बिजनेस को टेक ओवर कर रहा है, एकदम शार्प और फास्ट, ताकि 25,000 रुपये की जो आपने लिमिट रखी है एक महीने के लिए, उसके बावजूद लोगों की लाइन न लगे। और लगी भी नहीं। एलवीबी के बाहर कहीं हमने रिपोर्टर भेज के लाइन छूटने की, या ऐसा नहीं कि कोरोना काल है इस वजह से, बट लाइन लगी ही नहीं। तो आरबीआई ने वो काम बहुत सिस्टमेटिकली किया कि पहले बायर ढूंढ लिया, कौन चलाएगा एलवीबी बैंक, कैसे इसको मोरेटोरियम में डालना है, कैसे आपको बैंक को दूसरे बैंक को ट्रांसफर कर देना है, पहली बात। दूसरी बात, इतना फास्ट काम हुआ है ट्रांसफर करने का कि मतलब ये तो इतिहास में मैंने पहली बार देखा कि आपको 15 दिन में, 20 दिन में ही सारा काम खत्म होता हुआ नजर आए। कैबिनेट की अप्रूवल भी हो गई, मर्जर भी हो गया, नाम भी चेंज, और आज से नया बैंक, नया नाम। मतलब इतना फास्ट हो नहीं सकता। और तीसरी बात जो मैंने पहली बार देखी, एक आध बार शायद पहले कभी हुई होगी, मेरी नॉलेज में नहीं है, वो ये कि मर्जर हो और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनकी वैल्यू आरबीआई कहते कि जीरो, आपके लिए कुछ नहीं बचा। ये तीसरी चीज इंटरेस्टिंग हुई है जो लागू हो गए। अब इसके बाद हमारा एकदम क्लियर कट बोल्ड कॉल उस दिन था जब 22-24 रुपए जो पहला सर्किट जो भी लगा, नीचे का मुझे याद नहीं, 20 रुपए के ऊपर का था, तब हमने कहा आप जितना जल्दी बेच कर निकल पाए बेच दीजिए, क्योंकि आरबीआई ने साफ कहा है इक्विटी की वैल्यू है जीरो। अब लोगों को ये गलतफहमी है वो मैं दूर कर दूं, जिन लोगों ने कल खरीदा, ठीक है ना। और आपको याद है मैंने कल ये बात बोली भी थी कि जो लोग खरीद रहे हैं वो ये मान कर चले कि उनको सिर्फ मैक्स 7 रुपये 65 पैसे का नुकसान है, यानी कि पूरी की पूरी कैपिटल 7 रुपये 65 पैसे है। और एग्जैक्टली आज से इन शेयरों की वैल्यू जीरो हो गई है। अब
कुछ कुछ है ना, ज़्यादा दिमाग वाले लोग ये सोच सकते हैं कि 7 रुपये 65 पैसे में हमने एलवीबी लिया है, अब वो डीबीएस इंडिया बन गया है, तो हमारे पास डीबीएस के शेयर होल्डर शेयर्स हो जाएंगे, भले ये डीलिस्ट हो जाएंगे। और इसका जवाब है जी नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। आपके एलवीबी के शेयर जीरो, इक्विटी खत्म, आपको कोई डीबीएस का शेयर नहीं मिल रहा। और इस गलतफहमी में ना रहे कि मैं डीबीएस का शेयर होल्डर बन गया हूँ, एलवीबी के जितने मेरे पास शेयर हैं उतने मेरे पास अब डीबीएस के शेयर हो जाएंगे। जी नहीं, आरबीआई ने साफ साफ कहा है आपके शेयर ही खत्म है, इक्विटी ही खत्म कर दी। इक्विटी एक्सटिंग्विश करना बोलते हैं इंग्लिश में, जो लो पढ़ते हैं उन्हें पता है। तो इक्विटी आपकी खत्म हो गई है। अब आपके पास अगर डीमेट अकाउंट में है तो इनकी वैल्यू जीरो होकर आ जाएगी, शेयर निकल जाएंगे आपके डीमेट अकाउंट से। फिजिकल है तो वो भेल बनाकर खाने में काम आएंगे और कुछ नहीं होगा। मुझे अफसोस है कहते हुए, लेकिन फिर भी लोग सुनते नहीं हैं। पता नहीं लोगों को क्यों मतलब पेनी स्टॉक्स में इस तरह से किस्मत आजमानी है। कल कोई वजह नहीं थी, कोई रीज़न नहीं था कि लोग इसको 7 रुपये 65 पैसे में खरीदे। और कई लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि अगर शेयर होल्डर्स कोर्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्शन लेंगे, उसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कुछ होने वाला नहीं है। एलवीबी के शेयर होल्डर्स के साथ मेरी सहानुभूति है, हमने पहले भी ये मैटर रेज भी किया था कि ऐसा शायद नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आरबीआई अपने विजडम में डिसाइड कर रहा है कि वैल्यू जीरो है तो फिर जीरो है, उस पर आप बाद में बहस कर लें, बाद में लड़ लें। कम से कम पहले शेयर बेचकर तो निकले। अच्छा, बेचकर ना भी निकले तो कम से कम प्लीज़ लाइन लगाकर खड़े तो ना हो, जैसे 5% ऊपर आज ले रहे हैं, कल मिलेगा ही नहीं। बिल्कुल सही सोचा है जिन लोगों ने कल सर्किट पर खरीदेगा कि कल मिलेगा ही नहीं, आज मिलेगा भी नहीं, डीलिस्ट हो चुका है, खत्म। बिल्कुल, तो कहानी खत्म जहां तक शेयर होल्डर्स का सवाल है। देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट होता है, बट डेफिनेटली कस्टमर्स के लिए बड़ा रिलीफ। और कल से जो भी रेस्ट्रिक्शंस थी वो भी हट जाएंगी। डीबीएस बैंक इंडिया इसका नया नाम होगा। चलिए सर, आज के एक्शन की शुरुआत करते हैं। आज के संकेतों के बारे में आपसे जानना चाहूंगा, और एक्सपायरी भी है तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ग्लोबल संकेत क्या बता रहे हैं? यूएस बाजार सर आज बंद है और इनकी थैंक्स गिविंग हॉलीडे होती है। हर साल एनुअली ये थैंक्स गिविंग हॉलीडे सेलिब्रेट करी जाती है थर्सडे के ही दिन। तो आज के संकेतों की बात करें उस पर मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आप किसको थैंक्स देना चाहेंगे इस थैंक्स गिविंग ट्रेडिशन की डे के दिन? वैसे तो लंबी लिस्ट है दीप, आपसे शुरुआत होकर काफ़ी लोग हैं जिन्हें दिया जा सकता है। लेकिन अगर स्पेशल थैंक्स इस बार का देना है तो मुझे लगता है कि ये थैंक्स आपको एफआईज को देना चाहिए, जिसकी वजह से हम 13,000 पहुंचे। तो खाली कल और खरीद लेते भाई अच्छे से, तो थैंक्स देने में और मज़ा आता था। लेकिन हाँ, ये बात पक्की है कि जो बाजारों में तेजी बनी है, जो अनाप शनाप तेजी हुई और जो आज हम 13,000 पर हैं, इसकी एकमात्र वजह, सबसे बड़ी वजह, एकमात्र तो नहीं कहूँगा, सबसे बड़ी वजह एफआईज का ये दमदार पैसा। आप सोचो दीप, एक सिर्फ अंदाजा लगाइए, जो 55,000 करोड़ की खरीदारी एफआईज ने की और उनके सामने घरेलू फंड दबाकर बेचे जा रहे हैं। जितना चाहिए उतना तो उनकी सप्लाई करने की ताकत नहीं है, लेकिन उन्होंने भी अपनी औकात से ज़्यादा बेचा है जितना आमतौर पर बेचते हैं। फर्ज करें अगर घरेलू फंड नहीं बेचते, जस्ट एक इमेजिन करिए, तो निफ्टी आज 15,000 होता। मतलब घरेलू, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं बेचते, लेकिन जो 200, 250, 300, 500 करोड़ की लिमिट में वो बेचा करते थे, जिसे उन्होंने 3,000 करोड़ डेली पर कर दिया, 2,500, 3,000, 3,500 करोड़ घरेलू फंड जो दबाकर बेच रहे हैं। अगर उनकी सेलिंग 200, 300, 400, 500 करोड़ तक रहती तो आज आप 14,000, 15,000 निफ्टी देखते थे, कुछ न कुछ इस लेवल पर देखते थे। तो अगर आज आप, मैं, हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स वाकई में थैंक्स गिविंग डे, अच्छा ये थैंक्स गिविंग डे का सिस्टम तो है ना, अमेरिका में तो एक ही दिन का होता है, हमारे यहाँ तो हर रोज ही होता है, हर मोमेंट, हर शो में होता है। हमारे तो एक एक्सपर्ट ने कोई कॉल दी, किसी ने उसको रिकमेंड किया, तो मैं तो तुरंत ही प्रभाव से थैंक्स गिविंग डे वहीं मना लेता हूँ और बोल देता हूँ भाई इनको धन्यवाद दो। तो अपने या तो हर मिनट का, हर घंटे का सिस्टम है, लेकिन चलो अमेरिका में साल में एक ही बार का सिस्टम है, एक ही दिन वो धन्यवाद देना पसंद करते हैं। तो ठीक है, हमारी तरफ से भी भाई अमेरिका के और दुनिया भर के सारी एफआईज आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से लगे रहें, पैसा लगाते रहें, हमारे लिए अच्छा है। बिल्कुल अनिल जी, और अगर मैं प्रीएम्प्ट कर सकूं तो एक व्यूअर्स की तरफ से आपको भी थैंक्स सर, जो रोज सुबह आप मार्केट की बात हम सबको समझाते हैं और सेटअप देते हैं, और स्पेशली जो रिटेल इन्वेस्टर्स का ख्याल रखते हैं मार्केट एक्शन को लेकर। चलिए सर, आज एक्सपायरी का डे है तो वहीं से शुरुआत करते हैं। एक्सपायरी डे के लिए संकेत क्या बता रहे हैं? ग्लोबल संकेत मैंने न्यूट्रल रखे हैं दीप, और एफआईज के संकेत भी पॉजिटिव से न्यूट्रल साइड पर आए हैं।
घरेलू फंड्स के संकेत नेगेटिव साइड पर हैं। वायदा कारोबार के संकेत देखिए, कल हम कॉशियस बात कर रहे थे, कल कह रहे थे कि देखिए कॉशियस रहिए, 1.78 का पुट कॉल रेशियो है और आज पुट कॉल रेशियो बहुत ही बढ़िया है, ये पॉजिटिव संकेत है। आज सबसे बड़ा बदलाव जो संकेतों में हुआ है वो वायदा कारोबार में कॉशियस से पॉजिटिव। सेंटीमेंट थोड़ा सा कॉशियस है कल के उतार चढ़ाव के बाद और आज की एक्सपायरी को देखते हुए ट्रेंड पॉजिटिव है। 12,725 12,825 ये दिन का 12,775 और 12,825 ये दिन का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 12,775 12,825 ये सपोर्ट जोन कर लीजिए, 50 पॉइंट की रेंज है। इसके नीचे 12,700 12,750 आसानी से टूटेगा नहीं, ये भरोसा रखिए। 12,925 12,975 ये दिन की ऊपरी रेंज है आज के लिए और इसके पार निकल कर टिके। संभावना कम है कि हम 12,975 के पार निकलें। एक्सपायरी के दिन 13,000 मुश्किल है पार करना, लेकिन 13,050 13,125 आगे आपके लिए ऊपरी रेंज होगी दिन के लिहाज से। बैंक निफ्टी 28,650 28,900 ये दिन का सपोर्ट जोन है आज के लिए और नीचे की तरफ आपको 28,450 28,550 मजबूत सपोर्ट के तौर पर नजर आएगा अगर वहां पहुंचे तो। एक्सपायरी का दिन है इसलिए मैं आपको थोड़ी सी बड़ी रेंज देने की कोशिश कर रहा हूं। ऊपरी स्तरों पर 29,500 29,600 रुकावट की जगह है, यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आने की पूरी संभावना है। फिर भी एक्सपायरी के दिन और बैंक निफ्टी के साथ ही जिस तरह के बैंक निफ्टी के चाल है और जिस तरह के बड़े मूव है 1000 पॉइंट के, उसको देखते हुए एक हाई रेंज और अपने पास में रखिए और वो होगी 29,750 से 29,900 की। ये है आपके लिए सारी रेंज। अब दिन की स्मॉल रेंज दे दूं 12,825 12,925 ये दिन की छोटी रेंज है। 12,775 12,975 दिन की मीडियम रेंज। ज़्यादा संभावना है कि आप इस रेंज से काम चला लेंगे और दिन की बड़ी रेंज 12,725 13,050 की निकलकर इस वक्त आती है। बैंक निफ्टी 29,050 29,500 दिन की छोटी रेंज, 28,850 29,600 दिन की मीडियम रेंज और 28,650 से लेके 29,750 ये दिन की बड़ी रेंज आपके लिए बैंक निफ्टी पर। ये दीप आपके लिए सारे जोन और रेंज आज के लिए। जी दीप। बिल्कुल, तो ये है आज के लिए रेंज। एक्सपायरी का दिन है सर, यहाँ पर एफआईएस की पोजीशन या पीसीआर का कितना मायना रहेगा, क्या संकेत ले यहाँ से? एफआईएस की इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन घटी है 69% से 64%। देखिए ये डेटा और आपको कई बार परफेक्ट संकेत देते हैं। देखिए पूरी सीरीज में 75% के पार निकले नहीं एफआईएस लॉन्ग पोजीशन पर, 72-73% पर आकर रुक जाता है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए लॉन्ग पोजीशन पर एफआईएस की लिमिट ऊपर की तरफ क्या है। 40 से 45% की रेंज में आते ही एफआईएस अपनी पोजीशन बढ़ाना शुरू करता है, 70% के ऊपर आने के बाद घटाना शुरू करते हैं। अब ऐसा नहीं कि आज 75% पहुंचे आज ही घटा देंगे, लेकिन वो कभी भी मौका देखकर घटाते हैं और आपने ये देखा है। तो आज देखिए अब घटकर 75% वाली पोजीशन 2-4-5 ट्रेडिंग सेशन में घटकर 64% पर आ गई। तो एफआईएस ने अपनी थोड़ी सी पोजीशन कम की है। पुट कॉल रेशियो जिसकी वजह से 50 बेसिस पॉइंट एक ही दिन में घटना, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए 1.27 का पुट कॉल रेशियो हो गया 1.78 से। 1.27 का पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड नहीं है, लेकिन ये ओवरसोल्ड के नजदीक है। अगर ये कोई और दिन होता, एक्सपायरी का दिन नहीं होता, तो मैं बिल्कुल नहीं करता, इसे न्यूट्रल मानता। लेकिन एक्सपायरी के दिन का पुट कॉल रेशियो 1.27 ओवरसोल्ड के आसपास है। एक्सपायरी के दिन इतना कम नहीं होना चाहिए। और देखिए मैं बार बार आपको एक चीज बोलता हूं, मैं सही बोलता हूं, चाहिए तो आप पोल करवा के देख लो दीप। तेजी करने वाले जो ट्रेडर्स होते हैं ना वो डरपोक होते हैं और मंदी करने वाले ट्रेडर्स जो होते हैं ना वो ढीठ होते हैं। मंदी करने वाले ढीठ कैसे होते हैं? मंदी करके बैठेंगे, कभी तो नीचे आएगा कभी तो नीचे आएगा और काटेंगे नहीं। इस चक्कर में निफ्टी 500 1000 1500 2000 पॉइंट बढ़ जाता है और वो देखते रहते हैं। और तेजी करने वाले इतने डरपोक होते हैं। पूरे सितंबर के महीने में मुश्किल से दो या तीन आपको नेगेटिव क्लोजिंग मिली। एक दिन की नेगेटिव क्लोजिंग नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो भी जबकि मार्केट लाइफ टाइम हाई पर हो। और जो पुट कॉल रेशियो घटा है ये थैंक्स टू ऑल तेजी ट्रेडर्स। सुबह मंदी करने वालों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए और दोपहर में तेजी करने वालों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए और पुट कॉल रेशियो आपका एकदम कंफर्टेबल आ गया। विक्स 10% बढ़ा है, चिंता की बात है। विक्स में पिछले 3-4 दिनों से लगातार बढ़त आ रही है, यानी कि बाजार आगे और वोलेटाइल रह सकते हैं, इसकी आप तैयारी रखिए। जी दीप। बिल्कुल, तो आगे थोड़ा बाजार वॉलेटाइल रह सकते हैं। एक्सपायरी का दिन है, इंटरेस्टिंग संकेत हैं बाजारों के लिए।